नमस्कार। इस वीडियो में राजस्थान प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार संपूर्ण रणनीति की मैं चर्चा करने जा रहा हूं और वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है, इसलिए आप ध्यान से देखिए। और इस वीडियो के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि आरएस से संबंधित कोई भी सवाल आपके दिलो दिमाग में नहीं रहेंगे और आपके मन में जितनी भी शंका है उनका सबका समाधान हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा की। तो दोस्तों, इस परीक्षा के अंदर एक अनिवार्य प्रश्न पत्र होता है, सिर्फ जीके का प्रश्न पत्र होता है। उसमें जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, अर्थव्यवस्था और राजस्थान की समसामयिकी से संबंधित। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान जीके की तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों, सबसे पहले राजस्थान जीके की तैयारी करनी है तो कुछ किताबें बहुत ही स्तरीय है, जैसे हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें बहुत ही अच्छी है, जैसे जय सिंह नीरज राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा बहुत अच्छी किताब है। एच.एम. सक्सेना राजस्थान का भूगोल बहुत ही अच्छी किताब है। इसके अलावा सूजस राजस्थान जनसंपर्क निदेशालय द्वारा प्रकाशित सूजस जो पत्रिका है, मासिक पत्रिका है, बहुत ही अच्छी पत्रिका है, आपको जरूर पढ़नी चाहिए। इसके अलावा समसामयिक मुद्दों के लिए आपको राजस्थान पत्रिका या दैनिक भास्कर जो है वो पढ़ना चाहिए, या कोई राष्ट्रीय स्तर का जो अखबार वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल या दृष्टि मासिक जो पत्रिका है उसकी आप मदद ले सकते हैं। तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो जैसे मैंने बताया हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें हो गई। इसके अलावा मैं लक्ष्य जो गाइड है वो आपको सलाह दूंगा, और अगर आपको लगे लक्ष्य गाइड बहुत बड़ी है तो दिनेश शर्मा, पुष्पा शर्मा की किताब है राजस्थान आज तक, बहुत सार रूप के अंदर लिखी हुई किताब है। तो ये जो किताबें हैं इनके अलावा आप MCQ क्वेश्चन है, जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा उसके बाद में उससे संबंधित आप ऑब्जेक्टिव मिला लीजिए, आपके दिमाग के अंदर परमानेंट बैठ जाएगा। जैसे मैं बात करता हूँ राजस्थान की मिट्टियों की, तो आपने पढ़ लिया राजस्थान के अंदर काली मिट्टी है, काली मिट्टी कहाँ पर मिलती है, कि साहब हाड़ौती क्षेत्र में मिलती है, कपास के लिए उपयुक्त है, आपने तथ्य पढ़ लिया। जब आप मिट्टी के ऑब्जेक्टिव मिला लोगे तो दिमाग के अंदर स्थायी रूप से बैठ जाएगा। इसलिए जो टॉपिक उठाओ उससे संबंधित थ्योरी पढ़ो, उसके नोट्स बना लो और उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव मिला लो, बाद में जीवन में कभी भी आपकी दिक्कत नहीं आएगी। और ऐसी स्थिति में आप पहुंच जाओगे जब आपको विकल्प की जरूरत ही नहीं रहेगी। बिल्कुल मैं पूछता हूं कि साहब अम्ल मिट्टी का पीएच क्या होता है, तो आपको ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल बिना कोई ऑप्शन देखे। ये सबसे अच्छी स्थिति वो जब होती है जब आपको विकल्पों की जरूरत ही नहीं होती। मैं आपसे पूछूं कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो विकल्प की जरूरत ही नहीं हो, सबसे बढ़िया तरीका यही है। और इस लंबे वीडियो के अंदर हम यही बताने जा रहे हैं कि तैयारी करें तो कैसे करें। तो आप राजस्थान का भूगोल है, एच.एम. सक्सेना किताब आपने उठाई, उसका जो पहला चैप्टर है राजस्थान का भौगोलिक विभाजन। अब भौगोलिक विभाजन को आप बहुत शॉर्ट के अंदर लिखिए, जैसे अरावली पर्वतमाला है तो लिखिए आप प्राचीनतम, कोमावलिनतम, लंबाई की इतनी लंबाई, कहाँ से शुरू के साहब यहाँ से शुरू होकर के यहाँ पे खत्म होती है। फिर उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली, कौन कौन से जिले हैं। इसके अलावा प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं, जो प्रमुख पर्वत है कौन कौन सी है, गुरु शिखर है, जरगा है, किन की कितनी लंबाई है। तो एक बार एक डायरी के अंदर लिख लीजिए आप पूरा का पूरा, फिर आप उसको बोल दीजिए और फिर ऑब्जेक्टिव मिला लीजिए। परमानेंट कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो बात करते हैं राजस्थान से संबंधित जो पुस्तकें हैं वो कौन कौन सी अच्छी पुस्तकें हैं। तो मैं ये कह रहा था जय सिंह नीरज किताब अच्छी है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था लक्ष्मण नाथुराम का बहुत अच्छी है। अब राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए आप तैयारी करें तो किस तरीके से करें, जैसे कि राजस्थान के आर्थिक वित्तीय संस्थान की बात करें तो आपने एक छोटा सा रजिस्टर जो मैं बता ही रहा हूँ आपने ले रखा है, तो आप उसमें लिखिए राजस्थान वित्त निगम कब की गई स्थापना, कि इस साल में कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है। रिको स्थापना कब की गई, कि साहब इस साल के अंदर स्थापना की, कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, ये योजनाएं चलाई जा रही है। तो इस तरीके से लिखिए। राजस्थान के अंदर ऊर्जा, सौर ऊर्जा क्या कैपेसिटी है, कहाँ कहाँ संयंत्र है, प्राइवेट क्षेत्र के अंदर कौन कौन से हैं, और MOU क्या हुआ। ये सबसे अच्छा तरीका है। तो बात कर रहे थे राजस्थान जीके के लिए आप जय सिंह नीरज, राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा, लक्ष्मण नाथुराम का राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान के इतिहास के लिए अगर बात करें तो मेरा ऐसा मानना जैन प्रकाशन जो है अपने जयपुर के अंदर, उनकी जो पुस्तकें हैं डॉक्टर हुकमचंद जैन के द्वारा लिखी जो पुस्तक है बहुत अच्छी है। और आप दूसरे टॉपिक की अगर बात करें तो मैं कहूँगा कि बुक्स कम से कम पढ़ें, आप बार बार पढ़ें एक ही किताब को, ज़्यादा पुस्तकें नहीं पढ़ें। राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए एक, राजस्थान का भूगोल के लिए एक, राजस्थान के कला संस्कृति के लिए एक, और बाकी कोई ये गाइड है उसकी मदद ले सकते हैं। और RS की प्रीलिम्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं वो राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति से संबंधित ही पूछे जाते हैं। लगभग 35% जो क्वेश्चन होते हैं पिछले सालों के पेपर का ट्रेंड एनालिसिस करो और देखो किसके इर्द गिर्द के अंदर क्या पूछा जा रहा है, उसके अनुरूप आप राजस्थान
के सामान्य अध्ययन की तैयारी करूं। आपको पता चल जाएगा, आप राजस्थान का साहित्य पढ़ रहे हैं तो राजस्थान के साहित्य में जैन साहित्य है, ब्राह्मण साहित्य है, डिंगल साहित्य है, पिंगल साहित्य है, लोक साहित्य है। और लक्ष्य गाइड के अंदर कम से कम 500-700 बुक्स की लिस्ट दे रखी है। लेकिन आप पिछले 10 सालों के पेपर राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित कोई भी परीक्षा का उठा करके देख लीजिए, उसमें 10 या 20 सवाल हैं जो फिक्स है, वो पूछे जाते हैं। प्रतिभागी कंफ्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे कि एक कृषि से संबंधित कोई एक शब्दावली पूछ ली तो गाइडों के अंदर अगला जो संस्करण आएगा उसमें कृषि से संबंधित सारी शब्दावली ठूंस दी जाएगी। इतने में अगली बार आरपीएससी करेगा, कोई क्या करेगी, एक आभूषण का सवाल पूछेगी तो सारी गाइडें आभूषणों पे मटेरियल दुनिया भर का, ये जो कचरा है ना, बिल्कुल यही कैंडिडेट को कंफ्यूज करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए ज़रूरी है कि आप बेसिक पुस्तकें पढ़िए, जो मूलभूत अवधारणाएं हैं उस पर पकड़ बनाइए। जैसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना है तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रारूपकार कौन है, किस रिपोर्ट के अंदर उल्लेख किया गया था, कंवर सेन जी ने ये बता दो। लिफ्ट नहरें कितनी है, कहाँ से निकलती है, कहाँ पे खत्म होती है, प्रमुख लिफ्ट नहरें कौन से है, लिफ्ट नहरों के वर्तमान के अंदर नाम क्या है, कैपेसिटी क्या है, प्रॉब्लम क्या है। अब मैं आता हूँ आपसे, मैं ये कहता हूँ साहब मैं तो आईजीएनपी के अंदर किसी पद पर हूँ और मैं बहुत कुछ ज़्यादा जानता हूँ, तो आपको इतना ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं। एक बेसिक आम व्यक्ति से जो आईजीएनपी के बारे में उम्मीद की जाती है वही आप तैयार करो, वो सिलेबस आप पकड़ में कर लो तो भी इतना आपके लिए बहुत ज़्यादा है। आप सोचो कि जैसे मैं ये कहूँ कि मैं करणी माँ के बारे में 500 पेज लिख सकता हूँ या 500 पेज जानता हूँ, तो आरपीएससी उम्मीद ही नहीं करती 500 पेज। फिर इतने लोक देवता, इतनी लोक देवियाँ, किस किस व्यक्ति के बारे में इतना जानोगे, जीवन छोटा पड़ जाएगा। तो दोस्तों विद्वान बनने की बजाय सिर्फ परीक्षा के उपयोगी दृष्टि से पढ़िए, परीक्षा पे ज़्यादा फोकस करें। एक्सपर्ट बनने की, विद्वान बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपको विद्वान नहीं बनना है। आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें, आपका जो अंतिम उद्देश्य है उस परीक्षा में ही आपको सफलता का वर्णन करना है, बाकी कोई जो ज्ञान है वो आपके काम का नहीं है। तो पिछले सालों के पेपर का ट्रेंड एनालिसिस करते हुए देखिए कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, उसके अनुरूप आप रणनीति बनाइए। तो ये बात हुई राजस्थान की। तो राजस्थान के समसामयिकी की बात करें तो राजस्थान के समसामयिकी के अंदर कुछ जो एरिया है वो फिक्स है, वहाँ से आपको पढ़ना है। मंत्रिमंडल में प्रमुख कैबिनेट मंत्री कौन कौन से आपको आना चाहिए। इसके अलावा हु इज हु, राजस्थान के अंदर राज्यपाल कौन है, विधानसभा अध्यक्ष है वो कौन है, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है कौन है, अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष कौन है, हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष कौन है, राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृति विभिन्न जो अकादमियाँ हैं उनके अध्यक्ष कौन है, सरकार के द्वारा जो विभिन्न योजनाएं जो चलाई जा रही है वो प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी है, योजना के अंदर विशेष रूप से फ्लैगशिप योजनाएं जो है आपको पता होना चाहिए कौन सी योजना चल, इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ था, किसने किया था। इसके अलावा राजस्थान सरकार की कोई जो योजना है समसामयिक दृष्टि से उसका पूरी दुनिया में कोई रैंक आई है या कोई विश्व स्तर पे उनको सराहा जा रहा है या भारत के अंदर किसी भारतीय स्तर पे सराही जा रही, तो ऐसी योजनाओं के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से पकड़ होना चाहिए। इसके अलावा जो राजस्थान सरकार का जो आर्थिक सर्वे है उसके जो प्रमुख पॉइंट है वो आपको आना चाहिए कि राजस्थान के प्रति व्यक्ति आय की स्थिति क्या है, राजस्थान में गरीबी का क्या रेशियो है, राजस्थान में साक्षरता का प्रतिशत जो है वो वर्तमान के अंदर कितना है, राजस्थान का राजकोष से घाटा, राजस्व घाटा कितना है, राजस्थान को अगर 1 रुपया आता है तो कहाँ से आता है, 1 रुपया जाता है तो वो कहाँ से जाता है। राजस्थान सरकार के जो विभिन्न शहर है, विभिन्न जो जिले हैं उनका कोई समसामयिक जैसे महत्व है, कहीं कोई बहुत बड़ा आर्थिक सम्मेलन हो गया या कोई ऐसी बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई या ऐसा कोई विश्व स्तर पे काम हो गया, कोई बाहर का विदेशी अतिथि आया है ना, जैसे बिल क्लिंटन आए तो नाइला, मतलब जो भी कोई महत्वपूर्ण व्यक्तित्व आता है तो उस गांव की चर्चा है वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा राजस्थान सरकार के द्वारा जो एमओयू किए जा रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में, जो टाई अप किए जा रहे हैं जो बड़ी कंपनियां, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो महत्वपूर्ण नियुक्ति हो गई, राजस्थान में कोई चर्चा के अंदर कोई पुस्तक है बहुत ज़्यादा चर्चा में, राजस्थान सरकार ने कोई आयोग बना दिया, कोई कमेटी बना दी, उससे संबंधित हो गया। राजस्थान सरकार ने प्रशासनिक सुधार आयोग का जैसे गठन किया तो उसके अध्यक्ष कौन है, मतलब जो भी महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ हु इज हु राजस्थान के अंदर आने चाहिए, स्थान आने चाहिए। राजस्थान में साहित्य अकादमी के जो पुरस्कार है, पुरस्कारों के बारे में आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। खेल कूद में राजस्थान पे आजकल अच्छे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो खेल कूद के अंदर कोई व्यक्ति है जिसने ओलंपिक के अंदर, कॉमनवेल्थ गेम के अंदर, है ना। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने अभी उसकी जो राशि में बढ़ोतरी कर दी, तो क्या राशि है, कितनी राशि मिलती है, प्रमुख पुरस्कार पद्मश्री, पद्म विभूषण हाल ही के अंदर किसको दिया गया। इस तरीके के राजस्थान के जो समसामयिक मुद्दे बहुत अच्छे तरीके से, उसमें भी विशेष रूप से जो आर्थिक पक्ष है उसकी जानकारी आपको बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। ये हो गई राजस्थान समसामयिकी। इसी तरीके से भारतीय की जो समसामयिकी है, और दोस्तों समसामयिकी एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सवाल सही कर सकते हैं। कारण क्या है, इतिहास है, प्राचीन काल है, मध्यकाल है, आधुनिक भारत है, उसका दायरा निश्चित नहीं है, कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है और आपकी लिमिट है।
है ना, क्योंकि विषय से संबंधित कोई सवाल पूछा और आप सामान्य अध्ययन के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो कुछ सवाल हो सकते हैं आपके गलत हो, लेकिन समसामयिक मुद्दे एक निर्धारित अवधि 1 साल की है, तो वहाँ पे अगर 15 सवाल पूछे जा रहे हैं तो आप 15 में से 12-13 तक सवाल सही कर सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब हो गया, जैसे राजस्थान का जीके तैयार किया, समसामयिक तैयार की, वैसे का वैसे भारत का जो समसामयिक जो परिदृश्य तैयार करो। भारत में प्रमुख संस्थाओं पे कौन कौन है, भारत सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, भारत सरकार के द्वारा कौन सी कमेटी, कौन से आयोग का गठन किया जाए, भारत सरकार के जो पुरस्कार दिए जा रहे हैं वो किसको दिए जा रहे हैं, भारत सरकार खेल कूद के अंदर क्या कर रही है, समसामयिक नेशनल अवार्ड वगैरह जिस फिल्म को मिल रहा है पुरस्कार, केंद्रीय साहित्य अकादमी का पुरस्कार किसे मिला, ज्ञानपीठ जो पुरस्कार किसे मिला, इस तरीके की जो जानकारी है वो आपको होनी चाहिए। तो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हो गया, पुस्तकें हो गई, आयोग हो गया, कोई बहुत बड़े पुरस्कार हो गए, है ना, बहुत बड़ा कोई कानून आ गया हो, लोकसभा के जो चुनाव है उनका परिदृश्य आपको पता होना चाहिए, राजनीतिक जो नवाचार हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, इस तरीके की सारी जो महत्वपूर्ण नियुक्तियों से लेकर के हु इज हु जो भारत का है वो आपको आना चाहिए। भारत सरकार की आर्थिक योजनाओं के साथ साथ के अंतर्गत शिक्षा और अन्य जो नवाचार है योजनाओं में किया जा रहा है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके लिए भी आप एक राष्ट्रीय स्तर का अखबार, राष्ट्रीय स्तर की पत्रिका पढ़िए और फिर उससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो मिला लीजिए। तो ये आपकी जो समसामयिक, इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे कम सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन जो पूछे जाते हैं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व से संबंधित पूछे जाते हैं, या यूएनओ को इर्द गिर्द या पर्यावरण सम्मेलन को लेकर के उनके जो इर्द गिर्द है वो सवाल पूछे जाते हैं। भारत और उसके पड़ोसी जो राष्ट्र हैं उन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो इसी तरीके से अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास के अंदर राष्ट्रीय जो आंदोलन है उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। राष्ट्रीय आंदोलन के लिए आप स्पेक्ट्रम की गाइड पढ़ सकते हैं, और प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक भारत के लिए, तीनों के लिए एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं वो रामबाण औषधि है, और सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल का विशेषांक है वो भी बहुत अच्छा विशेषांक है। और बात भूगोल की करें तो भूगोल के लिए एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ में भूगोल को दोस्तों जो भी तथ्य पढ़ना हो, जो भी देखना हो, आप मैप से करो। भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, विश्व का भूगोल आपके कमरे में दीवार पे लगा हुआ होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए राजस्थान के प्रमुख जिले कौन कौन से हैं, नक्शे के अंदर कहाँ है, पड़ोस के अंदर क्या है, राजस्थान के किस जिले के किन राज्यों के साथ में कौन सी सीमाएं लग रही है। भारत की बात करें, भारत में प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं, भारत के कौन से राज्य हैं, और ना उनके पड़ोसी देशों के किन किन की सीमाएँ टच कर रही है, तो पूरा उनके भारत के भूगोल की बात करें तो दक्षिण प्रायद्वीप में तट कहाँ से है, पश्चिमी तट कहाँ पे है, पूर्वी तट कहाँ पे है, सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पे है, चीनी उद्योग कहाँ से है, भारत की प्रमुख मिट्टियाँ कहाँ पे है ना। टू द पॉइंट सारी जो चीज़ें हैं मैप के थ्रू देखो। मन में कोई भी सवाल आया कि साहब यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में भारत के किन स्थानों को शामिल किया, तो मैप के अंदर देखो। मैप के अंदर आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्रेज और बढ़ता जा रहा है। विशेष रूप से बात करें तो संघ लोक सेवा आयोग की आजकल राज्य लोक सेवाओं में भी बढ़ रहा है। मैपिंग पे बहुत ज़्यादा ज्योग्राफी के अंदर सवाल पूछे जा रहे हैं, तो मैप पे विशेष ध्यान दो। मैप से क्या होगा, भूगोल आपको रटना नहीं पड़ेगा और आपको समझ आधारित होंगे, यहाँ भी आप सवाल ज़्यादा से ज़्यादा सही कर पाओगे। तो यही बात भारत के भूगोल के लिए, यही विश्व भूगोल के लिए एनसीईआरटी से शुरुआत करते हुए महेश बर्णवाल की पुस्तक अगर आपके पास में समय हो तो आप पढ़िए, बहुत ही अच्छी किताब है। इसी तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें दोस्तों, मेरी नज़र में प्रतियोगिता दर्पण का जो अतिरिक्त अंक है बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा आप दत्ता सुंदरम कोई गाइड पढ़ना चाहे और आपके मित्र अगर आपको सजेस्ट करें तो आप भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और कोई गाइड पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से बात करें विज्ञान के लिए, तो विज्ञान के लिए दोस्तों मेरी नज़र में लुसेंट की गाइड और एनसीईआरटी की पुस्तकें बहुत अच्छी है। कुछ लोग जो टाटा मैकग्रा-हिल के द्वारा प्रकाशित जो किताब है वो भी सजेस्ट करते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना दोस्तों, कला वर्ग के जो विद्यार्थी है, जो आर्ट्स के जो स्टूडेंट है, उनके लिए विज्ञान में चीज़ों को कैच करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे मैं आर्ट्स का विद्यार्थी हूँ, मेरे को कहे परमाणु मॉडल को याद कर लो, या टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई तकनीकी बात याद कर लो, या डॉपलर का सिद्धांत याद कर लो, तो मैं पढ़ भी लूँगा ना, तो परीक्षा के अंदर मेरे सवाल सही होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो गया एक तरीके से, उसमें समझ उतनी नहीं हो पाती। तो आप साइंस के अंदर पिछले सालों के पेपर को देखते हुए आप ट्रेंड एनालिसिस करो और आप देखो विज्ञान के अंदर दैनिक जिंदगी से संबंधित, है ना, प्रोटीन से संबंधित, विटामिन से संबंधित, कार्बोहाइड्रेट से संबंधित, मानव जीवन के अंदर बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित, प्रमुख इंस्टीट्यूट से संबंधित, प्रमुख आविष्कार से संबंधित, या मानव शरीर से संबंधित, मानव शरीर की बीमारियों से संबंधित, दैनिक जिंदगी के अंदर काम आने वाले विभिन्न तरीके के जो टेस्ट हो गए, विभिन्न तत्व जिनका रासायनिक तत्व जो हमारी ज़िंदगी के अंदर काम आ रहे हैं, उससे संबंधित जो सवाल वो आप देखो और उनका एनालिसिस करके देखो कि आरपीएससी किस तरीके के सवाल विज्ञान और प्रौद्योगिकी और सामान्य विज्ञान से संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं। और विज्ञान के अंदर ज़्यादातर जो सवाल होते हैं पिछले सालों के जो पेपर हैं उनमें से रिपीट होते हैं क्वेश्चन, इसलिए
ये बात विज्ञान पे भी लागू होती है, बाकी जगहों पे लागू होती है। तो पिछले 10 सालों के पेपर आप जरूर देखिए। आरपीसी के द्वारा जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके क्वेश्चन बैंक मार्केट के अंदर उपलब्ध है। जो जो सवाल पूछे जा रहे हैं तो आप क्वेश्चन बैंक देखिए, है ना, थ्योरी पढ़ते लीजिए, नोट्स बना लीजिए, बाद के अंदर आप एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो देखिए। पिछले सालों के प्रश्न पत्र पे ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। भारतीय संविधान की अगर बात करें तो भारतीय संविधान के जो सवाल है आरएस के अंदर कम पूछे जाते हैं, लेकिन जो पूछे जाते हैं आजकल स्तरीय सवाल पूछे जा रहे हैं, तो उसके लिए एकमात्र किताब की मैं बात करूँगा तो एम लक्ष्मीकांत की जो किताब है बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके अलावा बात करें मैथ्स और रीजनिंग के लिए, तो मैथ्स और रीजनिंग के लिए दोस्तों साइंस के जो विद्यार्थी हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आर्ट्स के जो विद्यार्थी हैं उनको मैथ्स में थोड़ी दिक्कत आती है और उनको लगता है मैथ्स के अंदर जो मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट उतना आना नहीं है। तो मैथ्स के अंदर भी वही बात, जो आपको लगे ईजिली कम मेहनत के अंदर आप कर सकते हैं, उस पर अच्छी पकड़ बनाते हुए RS अग्रवाल या रीजनिंग की, मैथ्स रीजनिंग की कोई बुक्स पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेहनत के बाद में भी इसका कोई रिजल्ट नहीं आना, तो आप वो जो ध्यान है वो आप कहीं और दीजिए, राजस्थान के समसामयिकी, भारत के समसामयिकी या भारत का भूगोल, तो वहाँ पे आप कवर कर लेंगे। क्योंकि जो मेरिट जाती है राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा, चूँकि प्रश्न पत्र स्तरीय बनते जा रहे हैं, तो 50% क्वेश्चन ही आपको करने हैं, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसे कोर पॉइंट छांटते हुए अनाड़ित तरीके से नहीं पढ़ करके एक एक्सपर्ट व्यूज बना के, एक रणनीति बना करके इस तरीके से आप तैयारी कीजिए। तो राजस्थान की बात हो गई, भारत के भूगोल की बात होगी, विश्व के भूगोल की बात होगी, अर्थव्यवस्था की बात होगी, विज्ञान की बात होगी, मैथ्स रीजनिंग की बात हो गई, इतिहास की भी बात हो गई। तो अब बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा के अंदर। अगर मैं सार रूप से वापस कहूँ तो पिछले सालों के प्रश्न पत्र का अवलोकन कीजिए, सिलेबस के अनुरूप पढ़िए, पहले पढ़िए, फिर नोट्स बनाइए, फिर अपने मित्रों के साथ में उस बात को डिस्कस कर दीजिए। परमानेंट मेमोरी के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ये हो गई आपकी प्रारंभिक परीक्षा की बात। अब बात करते हैं दोस्तों RS के लिए मुख्य परीक्षा के लिए। मुख्य परीक्षा के लिए बात करते हैं। मुख्य परीक्षा के अंदर 4 प्रश्न पत्र होते हैं और उन चारों प्रश्न पत्र के अंदर आप ये कोशिश करो, किसी भी पक्ष को आप छोड़ने की कोशिश नहीं करें और पाठ्यक्रम का जो एक एक शब्द है वो आपको याद होना चाहिए। और जैसे 4 पेपर है, 4 पेपर का जो जो पाठ्यक्रम का टॉपिक है आप उसके लिए लिख करके इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि आपकी भाषा इतनी परिशुद्ध हो जाए और आप इतने क्रमिक रूप से अपनी बात कह सकें कि मुख्य परीक्षा के अंदर जो कॉपी चेक करने वाला है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक दें और आप सफलता का वर्ण ही नहीं करें, आप अंतिम रूप से बहुत अच्छी रैंक के अंदर आएँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सबसे पहले वही बात वापस, स्तरीय पुस्तकें जो है उनको छांटो आप। स्तरीय पुस्तकों के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे दूंगा, RS मेंस के लिए कौन कौन सी किताबें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं कहना चाहूँ, किताबें लगभग वापस वही है जो अभी आपको डिस्कस की थी। हिंदी के लिए राघव प्रकाश हो जाएगी, अंग्रेजी के लिए BK रस्तों की बहुत ही अच्छी किताब है, और इसके अलावा लोक प्रशासन के लिए एम लक्ष्मीकांत की किताब बहुत ही अच्छी किताब है जो नए टॉपिक जुड़े हुए हैं। और समाजशास्त्र के लिए और अकाउंटिंग के लिए, उसके लिए आप NCERT की, मनोविज्ञान के लिए NCERT की पुस्तकें पढ़ सकते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे माइनर एक्ट हैं, उनके लिए मार्केट के अंदर कुछ स्तरीय जो गाइडें हैं वो आप पढ़ सकते हैं। तो मुख्य परीक्षा के लिए दोस्तों ध्यान रखने की क्या बात है, मुख्य परीक्षा के अंदर जो आप पढ़ रहे हो पहले टॉपिक को याद करो, फिर आप उसके नोट्स बनाओ। नोट्स को भी 2 बार 3 बार रिवाइज करते रहो। कोई नई जानकारी मिलती है कहीं तो उसमें ऐड करते जाओ, बाकी नोट्स को आप मॉडिफाई करते रहो और नोट्स को आप समसामयिक जो प्रकृति है उसके अनुरूप आप उससे जोड़ते रहें। अब दोस्तों जैसे आपने पढ़ लिया विश्व बैंक क्या है, तो विश्व बैंक के अंदर किताब के अंदर अगर आपको 10 लाइनें लिखी हुई है तो आप उसको इस तरीके से तैयार करो, 15 शब्दों के अंदर ही आप तैयार कर लो या 20-25 शब्दों में, ताकि 15 में पूछने में भी काम आ जाए, 50 में भी काम आ जाए और आपके 100 शब्दों के अंदर भी वो काम आ जाए। जैसे कि विश्व बैंक, तो आप लिखो 1945 में वाशिंगटन में ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत स्थापित एक वैश्विक संस्थान जिसका कार्य सदस्य देशों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराना है। कोष्टक में वर्तमान के अंदर संख्या और अधिक। अब ये जानकारी हो गई आपके पास में। इसके अलावा उसकी कोई उपमा है तो उपमा जोड़ सकते हैं। इस तरीके से तैयारी कीजिए कि हर जो टॉपिक है उस पर 15 से 20 शब्द आपको आने ही चाहिए। जैसे महात्मा गांधी जी का सर्वोदय है, तो सर्वोदय में आप लिखो कि भारतीय दर्शन से प्रेरित, जॉन रस्किन की अनटू दिस लास्ट किताब से प्रेरित एक राजनीतिक और दार्शनिक विचारधारा जो सब के सब तरीके से विकास की बात करता है। फिर सर्वोदय के 3 तत्व लिख लीजिए कि सर्वोदय के ये 3 तत्व हैं।
शॉर्ट के अंदर, जैसे एग्जाम बीए में हम जब एग्जाम देते थे, हम फर्ले तैयार करते थे, छोटा सा एक पेज लीजिए, ये पेज लिया आपने, इस पेज के अंदर जैसे आपको एक क्वेश्चन तैयार करना है कि कांट की नैतिकता के नियम क्या है। तो कांट की जो नैतिकता का नियम है ना, तो कांट भगवान श्री कृष्ण की तरह, गीता की तरह कांट कहता है कि कर्म करो ना तो ऐसे करो, विशुद्ध कर्तव्य चेतना पर आधारित करो, फल की परवाह मत करो। ये कांट की भाव है, यही ऐसी बात कांट कहता है। तो कांट को आप शॉर्ट में लिखोगे तो आप बिल्कुल शॉर्ट के अंदर कांट के नैतिकता के नियम, सार्वभौमिक कोमा मूल्य निरपेक्ष, मूल्य कोमा अनिवार्य, कोमा विशुद्ध कर्तव्य चेतना पर आधारित, कोमा शुभ संकल्प, कोमा सार्वभौमिक। तो इस तरीके से जो भी पॉइंट है वो आप शॉर्ट के अंदर लिखिए बिल्कुल। तो 15 शब्द में पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है, 50 शब्द में पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है, और 100 शब्दों के अंदर आपको पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है। हर जो टॉपिक है इस तरीके से तैयार कीजिए। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में पर्यटन के विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, तो आप तो कुछ भी सवाल पूछे, प्रीलिम्स मेंस इस चक्कर में पड़ी में, तो आप तो लिखिए कि पर्यटन, टैग लाइन के पहले नंबर सबसे पहले आप लिखिए कि टैग लाइन ये राजस्थान के पर्यटन के, ठीक है। फिर पर्यटन के अंदर लिखिए आप पर्यटन इतने लोगों को रोजगार देने वाला है, ठीक है। फिर आप तथ्य लीजिए भारत के अंदर इतने पर्यटक आते हैं, उसमें से इतने राजस्थान के अंदर आते हैं। फिर आप लिखिए मोहम्मद यूनुस कमेटी की सिफारिश पर उद्योग का दर्जा दिया गया। फिर आप लिख लीजिए कि आरटीडीसी की होटल। फिर आप लिख लीजिए कि पेइंग गेस्ट स्कीम। फिर आप लिख लीजिए 10 पर्यटन परिपथ के अंदर 8 या 10 जिसमें बांटा गया पर्यटन परिपथ। इसके अलावा पर्यटन पुलिस, या जो जो पर्यटन के अंदर नवाचार किए जा रहे हैं, तो आप इस तरीके से एक 50 शब्दों के अंदर, हाईएस्ट 50 शब्दों के अंदर लिख लीजिए, ताकि उसका एब्रीवेशन करना पड़े, किताब बार बार पढ़ने की आपको नौबत नहीं आए, और उसी के अनुरूप आप पढ़ते रहें। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि साहब कोऑपरेटिव मूवमेंट क्या है, तो कोऑपरेटिव मूवमेंट के लिए आप बार बार आपको लक्ष्य या बार बार जो गाइड है वो आपको पढ़ना नहीं पड़े। अब सहकारिता आपको बनाना है, तो वही बात, जैसे ये उठाया पेज आपने, सबसे पहले लिखा सहकारिता जो है, सहकारिता का अर्थ क्या है। तो पहला पॉइंट हो गया सहकारिता, एक सब के लिए, सब एक के लिए। दुनिया में सबसे पहले किस देश के अंदर हुआ, फिर ओवेन का उल्लेख कर दीजिए। फिर राजस्थान के अंदर कोऑपरेटिव एक्ट सबसे पहले कब आया, सबसे पहले कोऑपरेटिव जो इंस्टीट्यूट की स्थापना जो भिनाई के अंदर की गई उसके बारे में लिख लीजिए। फिर वर्तमान के अंदर जो कोऑपरेटिव का जो ढांचा है, त्रिस्तरीय ढांचा है, उसका उल्लेख कर दीजिए। फिर वर्तमान के अंतर्गत जो टोटल इंस्टीट्यूट चल रहा है कैसा, वर्तमान के अंतर्गत राइसेम का उल्लेख कर दीजिए। इसके अलावा बता दीजिए कि एपेक्स बैंक बता दीजिए, भूमि विकास बैंक बता दीजिए, सेंट्रल कोऑपरेटिव जो बैंक सीसीबी जो बैंक है वो बता दीजिए, ग्रामीण स्तर का बता दीजिए। डेयरी के अंदर प्रमुख जो डेयरी है 1875 की पद्मा डेयरी से लेकर के गंगमूल से लेके उर्मूल से लेकर के वरमूल को लेके, तो दुग्ध उत्पादन संयंत्र से लेकर के आवासन के अंदर क्या काम कर रही, तो सारा का सारा आप एब्रीविएशन इसके अंदर कर दीजिए। बार बार आपको बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, मान लो योग पढ़ रहे हैं, योग आपके सिलेबस के अंदर है, ठीक, तो योग के अंदर भी वही बात है, आप इस तरीके से तैयार कीजिए कि योग महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित दर्शन है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट के अंदर योग का अर्थ क्या है, योग का अर्थ है चित्तवृत्तियों का निरोध, चित्त का विषय से एकाकार हो जाना, ये लिख लीजिए। फिर आप लिख लीजिए अष्टांग योग कौन कौन से हैं। और दोस्तों ये सवाल ऐसे होते हैं, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो गणित की तरह होते हैं, उनमें अंक जो है गणित की तरह आते हैं, पूरे में से पूरे आते हैं, लेकिन उसकी जो भाषा है हूबहू वैसी की वैसी ही होनी चाहिए। अब अष्टांग नियम पूछे, अष्टांग नियम के अंदर जो 6ठे नंबर पे आप उसको 4वें नंबर पे ला रहे हो, तो आपको अंक कैसे मिलेंगे, सीक्वेंस है ना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये सीक्वेंस के अंदर आप फिर यम जो है, यम की परिभाषा आप सोचोगे यार कुछ लिख लेंगे, ऐसे नहीं। जो परीक्षा में जो टीचर वही चीज उत्तर में देखना चाहेगा जो पुस्तकों में दी हुई है या जो उसकी आंसर शीट में आप मन से लिखते हैं, वो नहीं है। आपसे पूछे योग क्या है, तो आप लिख देते हो योग का अर्थ है मिलन, मिलन नहीं, उसके जो आंसर शीट है, टीचर के पास में जो आंसर शीट है उसमें जो उत्तर है वही उत्तर है। नंबर कम क्यों आते हैं, क्योंकि टीचर के पास में जो आंसर शीट होती है उसमें समग्र तत्वों को शामिल करते हुए उत्तर दिया जाता है। और दूसरा, शिक्षक क्या करता है, जैसे एक कॉपी चेक की, मुझे आज मान लो कि साइंस का कोई टॉपिक है, उस पर पकड़ नहीं है, लेकिन मैं जब 50 लोगों की कॉपी चेक करूंगा तो मुझे नए नए फैक्ट मिलेंगे, और अंत में जाकर के मेरे पास में एक तस्वीर बन जाएगी कि समग्र जो उत्तर है वो ये उत्तर है। तो
उत्तर के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा पक्ष को लिखने की कोशिश करें, एक जो पक्ष है उसको छोड़ने की कोशिश नहीं करें। हम यहाँ बहुत अच्छा लिख सकते हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा के अंदर क्या कर दिया जाता है, बहुत चीज़ों को मिक्स करके फिर सवाल पूछ लिया जाता है। हम ये सोचेंगे कि साहब रिको के द्वारा कौन सी स्कीम चलाई जा रही है, तो वो रिको की स्कीम पूछेगा ही नहीं, वो पूछेगा राजस्थान के जो वित्तीय संस्थान हैं उनके द्वारा कौन कौन सी स्कीम चलाई जा रही। तो सारे इंस्टीट्यूट की योजनाओं को शॉर्ट के अंदर शामिल करते हुए लिखना बहुत ही मुश्किल काम होता है। आरएस के अंदर 2 बार सवाल पूछा गया था, हम तैयार करके जाते हैं राजस्थान का भौगोलिक प्रदेश, और हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि 100 शब्दों के अंदर हम राजस्थान का भौगोलिक जो विभाजन है कैसे करेंगे, है ना। अब टीचर क्या करेगा, उसमें 100 जो शब्द है अधिकतम, उसमें साथ में लिख देगा राजस्थान का भौगोलिक और सांस्कृतिक प्रदेश। अब स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्या लिखे क्या छोड़े। 20-25 पेज का मटेरियल है, उसको शॉर्ट में कैसे करें। तो दोस्तों ये अभ्यास से होगा। हर जो टॉपिक है आपका पाठ्यक्रम का जो विषय है, उसको एक एक विषय को कम से कम 10-10 बार 15-15 बार आप लिख करके तैयार कीजिए, तभी आप लिख पाएंगे। अब राजस्थान में 1857 की क्रांति है ना, बुक में 5-6 पेज में। अब आपको सिर्फ और सिर्फ 100 शब्दों में लिखना हो या 50 शब्दों में लिखना हो तो कितना मुश्किल हो जाएगा। तो फिक्स रखो 1857 की क्रांति, एक सारणी बनाओ के साथ 1857 की क्रांति, ये प्रमुख केंद्र, ये नेतृत्व, ये युद्ध और ये परिणाम, काम इजी हो जाएगा। तो काम जो करो आंसर शीट के लिए आप घर से, मैं हमेशा कहता हूँ कि पशुओं का पाचन तंत्र बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पशु जुगाली कर देते हैं, है ना। तो आप घर से सोचो कि राजस्थान के अंदर साहित्य के अंदर राष्ट्रीय एकीकरण के भाव कौन से, तो परीक्षा में वहाँ उस समय दिमाग नहीं चलेगा। तो यहाँ पे आप सोचो कि साहब राजस्थान में साहित्य के अंदर कौन कौन से थे जिन्होंने नेशनल इंटीग्रेशन देशभक्ति की बात की। तो आप याद करो कि साहब वंश भास्कर के अंदर भी उल्लेख है, बांकीदास जी है वो भी राष्ट्रीय कवि है। इसके अलावा और आप याद करो कि कौन कौन से, तो देखो अभी जैसे याद नहीं आ रहा ना, तो आप घर से प्रैक्टिस करोगे, बुक्स के अंदर पढ़ोगे। कन्हैयालाल सेठिया है, पातल और पीतल है, उसके अंदर राष्ट्रवाद के भाव है। चंद्र सिंह जी बिरकाली की जो कविताएं हैं उनमें राष्ट्रवाद के भाव है। तो आप जब इस जयनारायण व्यास की जो रचनाएं हैं उनके अंदर इस तरीके के भाव है, तो परीक्षा में क्या दिमाग वैसे ही कुंद हो जाता है, सोचने की क्षमता वैसे ही खत्म हो जाती है। तो आप घर से अभ्यास करके जाओ और जो एक एक सवाल है उसका अभ्यास करो, चाहे विज्ञान हो, चाहे लोक प्रशासन हो, चाहे दर्शन शास्त्र हो, जो पाठ्यक्रम का एक एक टॉपिक है। जैसे आपसे पूछे नेतृत्व के सिद्धांत, तो नेतृत्व के सिद्धांत घर पे आपको पता होना चाहिए कि नेतृत्व के 3 सिद्धांत हैं। क्या सिद्धांत है कि कुछ आदमी कहते हैं कि साहब नेता जन्म से महान होते हैं, कुछ कहते हैं परिस्थितियां महान बनाती है, ठीक है, कुछ व्यवहार की बात करते हैं कि व्यवहार के अंदर ऐसे तत्व होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए। जैसे आपसे पूछ ले हर्जबर्ग का द्विघटक सिद्धांत है, तो आप में ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि हर्जबर्ग के द्विघटक के सिद्धांत को आप 15 शब्दों में भी लिख सके, 50 शब्दों में भी लिख सके और 100 शब्दों में भी लिख सके। तो ये कला है, लेखन की कला है, लेखन की कला है, अभ्यास से विकसित होगी। हर जो टॉपिक है उसके लिए आप घर पे लिख लिख करके अभ्यास करो। हम सबसे बड़ी गलती क्या कर देते हैं, हम लापरवाही कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि क्या है, राजस्थान का एकीकरण है, लिख देंगे। दोस्तों यहाँ माइंड में कोई चीज़ होना अलग बात है और लिखना अलग बात है। किताब में क्या लिखा हुआ है, हम कौन से भाव को ग्रहण कर रहे हैं। राघव प्रकाश सबके पास में कॉमन है दोस्तों, है ना। एक शख्स ऐसा होता है जिसके 135-140 नंबर आते हैं और एक बाकी इन जनरल 60 से 70 नंबर आते हैं। तो पुस्तकें वही है, हम किस रूप में ग्रहण करते हैं, कैसे याद करते हैं, कैसे उनको लिखते हैं और कैसा वैज्ञानिक तरीके से क्रमबद्ध तरीके से उनका प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो मुख्य परीक्षा के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप लिख लिख करके अभ्यास करें और सिलेबस पर फोकस करते हुए जो जो चीज़ें आपको याद है आप लिखिए और सोचिए। जब भी आपके पास में खाली समय है तो आप सोचिए कि राजस्थान में किसान आंदोलन है, इतने ज़्यादा है, 6-7 किसान आंदोलन प्रमुख है, उनको अगर 50 शब्द में पूछ ले तो मैं कैसे लिखूंगा। तो आप एक सारणी बना लीजिए, राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, सबसे पहले लिख लीजिए बिजोले किसान आंदोलन, ये किसान आंदोलन, नेतृत्व किसने किया और अन्य घटना, अन्य तथ्य। तो आपका काम जो है बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए तथ्यों की बात होगी। मुख्य परीक्षा के अंतर्गत जो आप पढ़ रहे हो नोट्स बनाना जरूरी है, उसके साथ में बात को क्रमबद्ध तरीके से कहना, सुव्यवस्थित तरीके से कहना, वैज्ञानिक तरीके से कहना, सारगर्भित तरीके से कहना मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये अगर तैयारी आप नहीं करोगे तो मुख्य परीक्षा के अंदर जब आपके अंक आएंगे तो लोग कहेंगे इतने कम अंक क्यों आए, और आप कहोगे क्या ये मेरे नंबर जो वाष्पीकरण में उड़ गई क्या साहब, मैं तो सारा का सारा लिख करके आ गया और शिक्षक ने मेरे को अंक नहीं दिए। अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। मुख्य परीक्षा भी कोई अलग नहीं। मुख्य परीक्षा की बात करने के बाद इंटरव्यू की बात करें तो साक्षात्कार जो है समग्र का मूल्यांकन है व्यक्तित्व का। जो प्रारंभिक परीक्षा में पढ़ा आपने, जो मुख्य परीक्षा के अंदर पढ़ा, उसमें
आपकी क्या व्यूज है, आपका नज़रिया कैसा है, आप वैज्ञानिक सोच रखते हैं कि नहीं रखते हैं, जो आपने समस्याएं देखी उनका व्यवहारिक समाधान आपके पास में क्या है। आपने राजस्थान की, भारत की समस्याएं तो देख ली, एक नागरिक के रूप में, एक प्रशासक के रूप में आपके दिलो दिमाग के अंदर, आपके मन के अंदर उनका समाधान क्या है। भारत सरकार की नीतियाँ, राजस्थान सरकार की नीतियाँ और न्यायपालिका और समसामयिक मुद्दे, आर्थिक मुद्दे, इन पे आपके विचार क्या है। क्या कहीं आप किसी पूर्वाग्रह से युक्त तो नहीं है, आपका दृष्टिकोण कहीं संकुचित तो नहीं है। तो साक्षात्कार एक समग्र प्रक्रिया है, जो आपके बाहरी और जो आंतरिक जो गुण हैं उनको देखा जाता है। समसामयिक मुद्दों पे आपकी पकड़ कैसी है, आपकी हॉबी क्या है, आपके बायोडाटा से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, आपके गृह जिले के बारे में, आपके प्रांत के बारे में, आपके देश के बारे में, देश में क्या नवाचार हो रहा, देश में क्या चल रहा है, देश में जो चल रहा है, देश में जो समस्याएं हैं उनके प्रति आपका समाधान कैसा है, आपकी संप्रेषण क्षमता कैसी है, बात कहने की क्षमता कैसी है, आप निर्णय कैसे लेंगे। सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साक्षात्कार एक आपके व्यक्तित्व का समग्र मूल्यांकन है। अगर आपके पास में ज्ञान है तो विश्लेषण करने में कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों, मुझे किसान बिल से संबंधित सारी चीज़ें हैं, तो ये इंटरव्यू बोर्ड पे डिपेंड करता है, वो कुछ भी पूछें। मैं अपनी बात इस तरीके से कहूँगा कि एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जो बात कही जाती है और जो मेरे से अपेक्षित है, भारत सरकार में विश्वास, भारत सरकार की नीतियों में विश्वास, लोक कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन, जनता की जागरूकता, इन मुद्दों को रखते हुए एक आशावादी दृष्टिकोण के साथ में इंटरव्यू देने की कोशिश करेंगे हम लोग, जब भी आपका इंटरव्यू कॉल होता है। और लंबे समय पे मैं वीडियो लेकर के आपके लिए हाजिर होता रहूँगा। तो प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की समग्र रणनीति की हमने चर्चा की है, और फिर भी कुछ छूट जाना स्वाभाविक है। अगर आपको लगे कि मैंने जो प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा से संबंधित कोई बात कही है और आपको और उस विषय पर जानकारी चाहिए, तो आप मुझे बताइए, मैं और वीडियो बना दूंगा, आपके लिए हाजिर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।